नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। यूपी टेट, सीटेट, रीट, जूनियर सुपर टेट के पर्यावरण अध्ययन की तैयारी के क्रम में आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से समझा था और उससे संबंधित फैक्ट्स भी बताए थे। आज के इस वीडियो में भी हम 20 प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न का हम उत्तर बताएंगे और उससे संबंधित जो फैक्ट्स होंगे उनको भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से भी निवेदन है, अगर आप लोगों को भी किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि 1 का ए ऑप्शन सही है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं 1 का ए। अगर 1 का बी सही है तो 1 का बी लिख सकते हैं। इसी तरह प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट में दे दीजिएगा अगर आपको आता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न हमने लिया हुआ है कि बच्चा समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से सीखता है, तो आपके पास ऑप्शन है परिवार से, विद्यालय से, समाज से या फिर धार्मिक केंद्र से। तो जो बच्चा समाजीकरण का पहला पाठ सीखता है वो परिवार से सीखता है। क्लियर। यहाँ पर आपने सुना होगा कि ये भी कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, तो बच्चे की प्रथम पाठशाला भी परिवार ही होती है। क्योंकि आपको मालूम है 5 साल तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है और स्कूल जाने से पहले वो 5 साल तक कहाँ रहता है, परिवार में रहता है, तो वो परिवार से ही काफ़ी कुछ सीखता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए है, आपको मालूम है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ओ, ए, बी और ए बी, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है अगर माता पिता दोनों का रक्त समूह ए हो तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा। देखो ये प्रश्न अच्छे से समझ लीजिए कि अगर माता और पिता दोनों का रक्त समूह ए है तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे का रक्त समूह होने की संभावना क्या है। देखो 66% संभावना है कि बच्चे का जो रक्त समूह होगा ए होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में कहीं ए दे नहीं रखा है। ऑप्शन नंबर ए है बी, ऑप्शन नंबर बी है ए बी, ऑप्शन नंबर सी है ओ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन में दिए नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला संभावित रक्त समूह, तो बाकी का जो 33% होता है वो है आपका ओ। ठीक है, ओ है 33, यानी अगर माता पिता दोनों का रक्त समूह ए है तो या तो बच्चे का रक्त समूह ए होगा या तो ओ होगा। 66% चांसेस है बच्चे का रक्त समूह ए होगा और 33% चांसेस है कि बच्चे का रक्त समूह ओ होगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। अब मोनोसैकेराइड होता क्या है, देखो जो कार्बोहाइड्रेट आपने सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है डाइसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। ये 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मोनोसैकेराइड का उदाहरण कौन सा है, तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड यहाँ पर जो उदाहरण है वो है ग्लूकोज। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछे इसका सूत्र क्या है, मोनोसैकेराइड का सूत्र क्या है, तो सूत्र भी आप लोग लिख सकते हैं CH2O ब्रैकेट के अंदर और ये ब्रैकेट बाहर N, तो ये है इसका सूत्र CH2O ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के बाहर N लगा हुआ है, तो ये है मोनोसैकेराइड का सूत्र। और इसका उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। देखो जो प्रोटीन होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है कार्बन। कितनी % होता है, 50%। अगर प्रोटीन ले लिया जाए तो उसमें 50% तो कार्बन होता है। अब नंबर 2 पे कौन सा आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना % होता है, 7%। क्लियर हो गई बात। और जो ऑक्सीजन है नंबर 3 पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन कितना होता है, 23%। और नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन होता है आपका करीबन 16%। तो ये आप समझ गए कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, कार्बन होता है, और फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर धीरे धीरे और भी कम कम होते जाते हैं, जैसे सल्फर होता है 0.3
3% होता है, फास्फोरस होता है वो भी 0.3% होता है। तो प्रोटीन में क्वेश्चन बस इतना ही आएगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो कार्बन की होती है, और कितनी होती है, तो 50%। अगला यहाँ पर प्रश्न है, रेटेनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो रेटेनॉल की कमी से कौन सा, अब आप ये सोचो कि रेटेनॉल होता है क्या, देखो जिसको नहीं मालूम है वो नहीं बता पाएगा। रेटेनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको मालूम नीचे कमेंट में बताइए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटेनॉल होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जो कि आंखों में होता है, ये भी याद रखिएगा। एक और प्रश्न आता है कि आंखों के रोग से एक और संबंधित प्रश्न आता है, ट्रकोमा। ट्रकोमा कहाँ होता है, यानी ये ट्रकोमा किस अंग की बीमारी है, तो याद रखिएगा ये भी आंखों की बीमारी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है, अब बताओ। केरल, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये आपको बताना है लाल चींटी की चटनी कहाँ खाई जाती है, तो याद कर लीजिए ये खाई जाती है आपकी छत्तीसगढ़ में। क्लियर हो गई बात, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है। आपके सामने ऑप्शन है शिकारा, इग्लू, डोंगा, रेबो। अब यहाँ पर आपको बताना है जो नक्काशी रहित हाउस बोट होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डोंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका फल खाया जाता है, मूली, आलू, पालक, भिंडी। तो यहाँ पर आप बताइए किसका फल खाया जाता है। देखो कोई भी पौधा होता है, ठीक है, सब्जी का कोई पौधा हुआ तो उसका कुछ ना कुछ भाग होता है वो खाने लायक होता है। तो किसी में फल खाया जाता है, किसी में जड़ खाया जाता है, किसी में तना खाया जाता है, किसी में फूल खाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना किसका फल खाया जाता है, मूली, आलू, पालक, भिंडी। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो मूली होता है वो जड़ होती है, ठीक है, मूली जो होती जड़ होती है, जमीन के अंदर होती। जो आलू होता है आपको मालूम है, कई बार बता चुका हूँ, तना होता है। जैसे आलू और अदरक ये तना होती, और जो पालक होता है वो पत्ती होता है, ठीक है। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि निम्न में से किसकी पत्ती खाई जाती है, तो वो पालक की पत्ती खाई जाती है, बथुआ की पत्ती खाई जाती है, मेथी की पत्ती खाई जाती है, सरसों की पत्ती खाई जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। अगर पत्ती के बारे में पूछा जाएगा तो पालक, बथुआ, मेथी, सरसों ये सब आएंगे। और फल की बात करेंगे तो ये भिंडी आएगा। निम्न में से किसका फल खाया जाता है, तो भिंडी का फल खाया जाता है। और एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो सकते हैं, तोरई और टमाटर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अफीम के पौधे से किस औषधि का निर्माण किया जाता है, पेंसिलिनियम, एट्रोपिन, कुनैन और मार्फिन। देखो यहाँ पर आपने कुनैन खूब सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कुनैन सही उत्तर नहीं है। अफीम के पौधे से क्या तैयार किया जाता है, मार्फिन तैयार की जाती है अफीम के पौधे से। अच्छा, कुनैन किससे तैयार किया जाता है, ये भी आप याद कर लो, सिनकोना से कुनैन तैयार की जाती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, आपको आना चाहिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहाँ किया जाता है, इटियोलॉजी में। अगला प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू किया गया। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1905, 1923, 1947 और 1957। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1923। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है। अब यहाँ पर इससे संबंधित आप लोग एक प्रश्न ये बता दीजिए, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, नीचे कमेंट में बता दीजिए। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, नीचे कमेंट में बताइए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका उत्तर क्या है, बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है। आपके सामने ऑप्शन मुंबई, वाराणसी, नागपुर, नैनीताल। तो देखो जो नागपुर है, नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा है। अब बाकी के भी अगर आप चाहे तो अपने दिमाग में नोट कर सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। कोई मुंबई में जो है, मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए अगर ना याद हो आपको। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है। क्लियर हो गई बात, ये तीनों याद कर लीजिए। मुंबई में कौन सा है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी में कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, और नागपुर में बाबा साहब अंबेडकर हवाई अड्डा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। अब ये आप बताइए नीचे कमेंट में,
किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर देखिए आप, जो प्रशांत महासागर है ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। क्लियर हो गई बात? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे गहरा है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। और अगर कभी ये आ जाए अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी, तो उसकी आकृति है एस के आकार की। ठीक है, जो अंग्रेजी का अक्षर एस होता है इसके आकार की है। ठीक है, आगे देखो अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, कंचनजंगा या फिर अनाईमुडी। तो यहाँ पर आप देख लो, जो अगर विश्व की बात करें तो विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अब अगर विश्व की सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो हो गया माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑन पेपर इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, फिलहाल वर्तमान में इसकी ऊंचाई से ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि जो एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और 8,848 जब लास्ट टाइम इसकी माप की गई थी तब इतना था, अब ये बढ़ती जा रही है, अब ये और ज़्यादा हो सकता है, 8,850 मीटर के ऊपर पहुंच गई हो। अब बात करें भारत के सर्वोच्च शिखर की, तो वो है माउंट केटू। ठीक है, माउंट केटू ये भारत का सर्वोच्च शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611। यहाँ पर हम जो भी बात करते हैं ऑन पेपर बात करते हैं, जो लीगल रूप से मापी गई है उसकी बात करते हैं। माउंट केटू है 8611 मीटर। क्लियर हो गई बात? कंचनजंगा जो है उसका थोड़ा पार्ट नेपाल में है, थोड़ा पार्ट भारत में है, और ये विश्व में नंबर 3 पर आता है। उसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ये चीज़ समझ गए, सभी की बात समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अपीको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? जमीन संरक्षण से, वन संरक्षण से, मानवाधिकार से या फिर आर्थिक प्रकृति से। देखो, जो अपीको आंदोलन है इसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी, और कब हुई थी? 1983 में। 1983 में कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई थी। और बात करें इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस आंदोलन का नेतृत्व किया पांडुरंग हेगड़े ने। पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया, और अपीको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, भारत में राज्यसभा की सर्वाधिक सीट किस राज्य में है? तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीट, देखो सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में ये कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है, अब जब लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में है तो जाहिर सी बात है राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें कहाँ होंगी? उत्तर प्रदेश में होगा। अब नीचे कमेंट में आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये आप नीचे कमेंट में बता दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, आपको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। क्लियर हो गई बात? अब इससे संबंधित और कुछ भी जानना हो तो भी आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसके बारे में आपको बता देंगे। देखो, मैं कुछ अपने आप से बता दूं, जो राज्यसभा की सीट हैं, जो टोटल सीट हैं वो हैं 250। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी सीटों पर सदस्य चुने जाते हैं? 245। इसमें क्या होता है? इसमें 233 सदस्यों का चुनाव राज्यों से होता है, और जो 12 सदस्य होते हैं उनका चुनाव यानी वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जिसमें 233 का चुनाव होता है राज्यों से, और 12 मनोनीत किए जाते हैं। कुल मिलाकर 245 सीटों पर सदस्य चुने जाते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम सूचना आयुक्त की बात यहाँ पर हो रही है, तो वो बताइए। पुरुषोत्तम टंडन, विशंभर दयाल M.A. खान या फिर गोविंद बल्लभ पंत? तो ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो उत्तर प्रदेश का सूचना आयोग है उसका गठन कब किया गया? उसका गठन किया गया 14 सितंबर 2005 को। ये राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, और किसके अंतर्गत किया गया? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया। और जो इसके मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसकी जो प्रथम सूचना आयुक्त हैं वो हैं M.A. खान। ये जस्टिस थे, न्यायमूर्ति M.A. खान उत्तर प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे।
अगला प्रश्न है वायुसेना के मुख्यालय कहाँ स्थित है। वायुसेना का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? मुंबई, कोच्चि, पुणे, नई दिल्ली। तो ये रटा होना चाहिए आपको, वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है ओजोन की सांद्रता नापने की इकाई क्या है? डाप्सन, डेसिबल, मोल, प्रकाश वर्ष। तो ओजोन की जब बात आएगी, इसको मापने की बात आएगी तो डाप्सन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर ये सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ये सभी। यहाँ पर ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 20 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर बात कर लेते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न की। हमने पिछले पर्यावरण के वीडियो में प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा सुचेता कृपलानी। अब हम बात करें आज के प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 22 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई। इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो हमें नीचे कॉमेंट में बता दीजिए। क्लियर हो गई बात। इस वीडियो में हमने आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर नीचे कमेंट में। एक तो पूछा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और दूसरा प्रश्न हमने पूछा था कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। क्लियर हो गई बात। दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें नीचे कमेंट में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।